Hey dear learners, today we are going to start electric dipole. An electric dipole से हम पढ़ेंगे कि what is the electric dipole and what is the electric field and potential due to the electric dipole. बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, दोनों चैप्टर्स में इसका इंक्लूजन रहता है. चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में भी, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करते हैं, और सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी, जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना रहता है. दूसरा इसका इंपॉर्टेंट टेक्स्ट क्या आता है कि हम इसका बिहेवियर स्टडी करते हैं इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो 3 छोटे से प्रोफाइल है. क्या? पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल. फिर देखेंगे कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का फील्ड क्या है एंड पोटेंशियल क्या है, और दूसरा इसका इंटरेक्शन क्या होता है, एक्सटर्नल फील्ड में रखने पे डाइपोल कैसा बिहेव करता है. तो सबसे पहले आप डाइपोल समझे. डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं, सिमिलर मैग्नीट्यूड के, बट जिनका नेचर अपोजिट है. एक पॉजिटिव है तो एक दूसरा नेगेटिव चार्ज है, और इनके बीच का सेपरेशन हमने 2a लिया है. इसको थोड़ा एनालिटिकल वे में समझने के लिए मैंने इसको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लेस किया. इसमें एक नेगेटिव चार्ज -q और एक +q चार्ज है, और उसकी कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक का है a0 और दूसरे का है -a0, यानी कि दोनों ही ओरिजिन के इधर उधर रखे हुए. ये है a0 और दूसरा है -a0, और इनके बीच का सेपरेशन क्या हो गया, 2a. तो फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट. इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट. ये मूवमेंट है, क्यों इसका नाम मूवमेंट है ना, ये अभी आपको आगे आते आते क्लियर होगा. इसको अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं. डाइपोल मूवमेंट P क्या फॉर्मूला है, चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम. अब कई बार सेपरेशन D लिखा होता है, कई बार सेपरेशन A लिखा होता है. मैंने इस डायग्राम में जो दिखाया है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको क्या लिखूंगा, 2a. याद रखना ये 2a फॉर्मूले का पार्ट नहीं है, ये यहाँ पर कंडीशनल है. ओके. दूसरी बात कि हमें यहाँ पर ये पता रहना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. कैसा टर्म है ये, एक वेक्टर है, और वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो है हमेशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. ये इसका डायरेक्शन है. अब इस पर्टिकुलर केस में मैं बार बार जोर दे रहा हूं, इस पर्टिकुलर केस में ये डायरेक्शन क्या है, +i. सो ये डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होगा P, अगर मेरे को यहाँ लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ऐसे. और अगर P मेरे को मेंशन करना है तो मैं लिखूंगा Q 2a i कैप. ठीक है, पर ये ध्यान रखना कि डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगी. अगर मैं इन चार्जेस की पोजीशन को इंटरचेंज कर देता तो इसका डायरेक्शन हो जाता नेगेटिव की तरफ, मतलब -i कैप. यूनिट कूलाम मीटर. ऐसा यूनिट की बात करें अपन, कूलाम मीटर है. केमिस्ट्री में इसको हम डिबाई भी यूज़ करते हैं, पर ध्यान रखना है यहाँ पर ये कि हम यहाँ पे फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए ऐसा यूनिट क्या है इसका, कूलाम मीटर. इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, सेपरेशन बिटवीन चार्ज जो है बहुत छोटा होना चाहिए. इसमें एक और बात ध्यान रखने की है कि ये जो सेपरेशन है, सेपरेशन इज वेरी स्मॉल. ठीक है. अब वेरी स्मॉल जो है एक रिलेटिव टर्म है. अब या तो किसी के कंपैरिजन में दिया हो, कंपैरिजन के लिए एक बहुत फिक्स जगह है कि हमको एक बाहर का एक कोऑर्डिनेट देगा, पोजीशन देगा, यहाँ पर अपन फील्ड या पोटेंशियल की बात करेंगे, तो इनके बीच का जो सेपरेशन है ना वो उस पोजीशन से बहुत छोटा है. बट अगर नहीं है तो आप इसका याद रखो एग्जाम्पल्स की हेल्प से कि हम HCl, NaCl, H2O, इन सब की बातें करें इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट में. अब मैंने एग्जांपल लेके क्यों बोला कि इससे याद रखो, क्योंकि इनके बीच का जो सेपरेशन है H+ और Cl का, Na और Cl का, वो मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में भी नहीं है, वो किस में है, एंगस्ट्रॉम में. सेपरेशन बहुत छोटा होना चाहिए. ये छोटी मोटी बात नहीं है, इसको याद रखना है. इसी को अपन आइडियल डाइपोल भी बोल देते हैं, बात डाइपोल बोल देते हैं, शॉर्ट डाइपोल. शॉर्ट क्या होता है, वो तो डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल. ठीक है. तो सबसे पहली बात मैंने बता दी आपको, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है. इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज द फॉर्मूला
तो ये बता रहा है कि डाइपोल को हम स्टडी कैसे करेंगे। डाइपोल के लिए क्या है, डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेज हैं, इनका सेपरेशन हमने बहुत ही कम रख रखा है, और वो बहुत कम कितना है, आप ये मानो एंगस्ट्रॉम में है, या अगर सेंटीमीटर या मीटर में भी है तो हमको पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन देगा। हम उसके कंपैरिजन में ही बोल सकते हैं कोई चीज़ छोटी है या कोई चीज़ बड़ी है। जैसे इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल करके आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास एक सिस्टम दिया ऐसा, और यहाँ पे एक चार्ज है माइनस का 2q, यहाँ पर है q और यहाँ पर है q। सबसे पहली बात, इसका डाइपोल मोमेंट फाइंड करने को बोला हुआ है, तो आप चेक करके देखो कि क्या ये एक डाइपोल है। सबसे पहले अपन चेक करेंगे, हाँ, डाइपोल के लिए टोटल चार्ज 0 होना चाहिए, हाँ या ना, बिल्कुल। तो टोटल सम ऑफ चार्ज क्या हो गया, 0, तो ये डाइपोल है। अगली बात, डाइपोल के लिए प्लस और माइनस का एक सिस्टम होगा, तो ये जो वर्टेक्स पे रखा हुआ चार्ज है ना, ये वाला, इसको आप मेंटली दो पार्ट में डिवाइड करता हुआ मान लो, माइनस क्यू और प्लस क्यू, और दूसरा भी माइनस क्यू और प्लस क्यू। यहाँ वाले को अगर अपन ने माइनस क्यू और ये भी माइनस क्यू एज्यूम कर लिया, तो एक डाइपोल तो ये बन गया। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ये है हमारा एक डाइपोल P1। जैसे ही आपने लिखा P1, तो P1 मेंशन करो क्या है भैया, चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, डेफिनेटली। फिर दूसरा डाइपोल है तो दूसरा डाइपोल ये रहा, इसको भी मेंशन कर दो यहाँ पर, ये रहा दूसरा डाइपोल, ये P2। P2 क्या है, आप ढंग से देखोगे तो P1 और P2 सेम ही है, मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्शन अलग है। अब बताइए एंगल कितना है, ये एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हमको पता है कि 60 डिग्री एंगल है। अब याद करो, दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर 60 डिग्री पर ऐड करते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है, √3 टाइम्स। लेट पी नॉट, तो हम इसको बोल देंगे √3 ऑफ पी नॉट। तो फाइनली आवर आंसर विल बी पी इज इक्वल टू √3 पी नॉट, और पी नॉट क्या है, क्यू इंटू ए। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। पहले ये चेक करना जरूरी है कि क्या डाइपोल मोमेंट बन भी रहा है। अगर यहाँ पर कोई रैंडमली कोई चीज़ दिया होता, -2q लिखा है, +q लिखा है, और यहाँ पे प्लस का 2q रख देता, तो टोटल सम जीरो नहीं होता। टोटल सम जीरो नहीं होता, इसका मतलब डाइपोल नहीं बनता। ठीक है, अब आप सोचो कि ऐसा कोई एग्जाम्पल है हमारे आसपास, डेफिनेटली H2O, और उसका बॉन्ड एंगल थोड़ा सा अलग है। वो बॉन्ड एंगल अगर हमको मिल गए तो हम उसमें ज्योमेट्री हमारा वेक्टर नहीं लगा पाएंगे, इसलिए अपन ने एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया से समझा है इस बात को। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आपको पता चल गया। कोई और छोटे से एग्जाम्पल से देखें, और इसको इन्होंने बोला फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और NaCl। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है छोटा सा। इनका बॉन्ड लेंथ जो दिया हुआ है वो है 1.5 या 2 एंगस्ट्रॉम। सोल्यूशन, डाइपोल, चार्ज इनटू सेपरेशन। चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, तो हम लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और 2, और एंगस्ट्रॉम इंडिकेट फॉर 10⁻10। तो आंसर विल बी 3.2 10⁻⁻कूलाम मीटर। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, तो ये मत सोचना कि सिंपल है तो आ नहीं सकता। स्कूल के लेवल पे तो डेफिनेटली ये पॉसिबिलिटी रखता है। ऊपर वाला जो मैंने बताया वो जेई मेंस के लेवल का हो गया। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। तो इसमें 2 पॉइंट पहले आप लोकेट कर लो जहाँ पे अपन फील्ड की बात करते हैं। एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ए, एक्सियल पॉइंट है ये, ठीक है, R0। ये जो R है ऑब्वियसली ओरिजिन से ही है, तो एक्सियल पॉइंट बोलेंगे हम। और ऐसे ही एक जो पॉइंट है वो है इसका वाई एक्सिस पे कहीं, यहाँ कहीं है ये, या इसके टिप पे मान लेते हैं, इसको अपन बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस या इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 एंड वाई पर है, ठीक है। तो अब देखो एक्सियल पॉइंट की कैलकुलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ रहे हैं अपन पहले। ए पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, ए इज द एक्सियल पॉइंट, ए, और जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, R0, लाइक दिस। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चेक कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है। इस पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अवे, लाइक दिस, ई ड्यू टू पॉजिटिव अवे आएगा, और इस नेगेटिव से आएगा टूवर्ड्स, यानी कि अट्रैक्शन वाला। कौन डोमिनेट करेगा, पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस कम है। तो हम यहाँ पे एक रिलेशन लिख लेंगे, ई एट ए, के क्यू अपॉन, एक सेपरेशन है R माइनस ए, और एक सेपरेशन है के क्यू और R प्लस ए। सेपरेशन आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी बात। इस नेगेटिव चार्ज से तो ये डिस्टेंस a और ये डिस्टेंस r, तो r प्लस ए, और इस पॉजिटिव चार्ज से ये डिस्टेंस r और ये a, तो इतना डिस्टेंस क्या हो गया, r माइनस ए। बस ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इतना हमने इसमें यूज कर लिया। अगली स्टेप में इसी को सिंप्लीफाई करके लिखना है, तो k q 2a 2r, इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपको बीच का स्टेप नहीं समझा रहा हूं, ये मानते हुए कि ये आपको समझ में आ ही गया होगा। नहीं आया तो आप करेंगे इसको, डेफिनेटली आप इसको ट्राई करेंगे। अब यहाँ जो Q इंटू टू ए है, यू कैन चेक कि व्हाट इज Q इंटू टू ए, दैट इज डाइपोल मूवमेंट। वी नो दैट P इज इक्वल टू Q टू ए, एंड वी ऑल्सो नो कि इस वाली कंडीशन में इसका डायरेक्शन क्या है, आई कैप। तो वी कैन राइट इट P, देखो Q इंटू टू ए है, तो हम लिखेंगे K P टू R, कौन, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पावर 2। रिमेंबर दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा के। पर ये फॉर्मूला नहीं है, ये जनरल है। अगर कोई भी आपको चार्ज का सिस्टम देता है और कोई भी डिस्टेंस लेता है तो यू कैन अप्लाई दिस, बट फॉर ए डाइपोल, जिसको हम डाइपोल बोल रहे हैं, और शॉर्ट डाइपोल, समटाइम्स इट इज रिटन की आइडियल डाइपोल, ठीक है। मीनिंग क्या हो गया, दैट इज R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A। मैंने कहा था ना, स्मॉल हमेशा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के कंपैरिजन में होगा, इस बात को ध्यान रखना, ये मैं अगले केस में बोलूंगा नहीं। स्मॉल डाइपोल R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, और वी कैन से कि अगर कोई ज़्यादा ही आपका टेक्निकल होता है तो A इज वेरी वेरी लेस देन R। मतलब हम पोजीशन तो बाहर भी रह सकते हैं, बट कुल मिला के सेपरेशन बहुत छोटा है, ठीक है। ये दोनों बातें मैथमेटिकली सेम लग रही है, पर दोनों में फिजिक्स का सेंस अलग है, मैं आपको बताऊंगा कभी। अभी तो आप तो समझो कि दोनों ही चीज़ें हैं, मैंने कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए दोनों ही बातें लिख दी हैं।
इसका रिजल्ट आ जाएगा E at A इज इक्वल टू 2kp/r³। और वेक्टर लगा देंगे तो ये ऐसा। मजेदार बात ये है कि एक्सियल पॉइंट पर फील्ड इज पैरेलल टू डाइपोल मूवमेंट। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना है कि पैरेलल होगा फील्ड किसका, एक्सियल पॉइंट पर। वेक्टर लगा के आ रहा है, बिल्कुल पूरी इज्जत के साथ वेक्टर में आ रहा है ये, इसमें कहीं कोई परेशानी की बात है ही नहीं। 2kp/r³। ये फॉर ए शॉर्ट डाइपोल है। अगर कोई डाइपोल बोल के ही आपसे प्रॉब्लम कराता है तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। इन जनरल यू कैन से कि डाइपोल फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³। इसको भी आप मोटा मोटा याद रख लें। जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल आएगा तो यहाँ पर फील्ड का वेरिएशन 1/r के अकॉर्डिंग होगा। यह है एक्सियल पॉइंट की कैलकुलेशन। अब मैं इसी डायग्राम में अगर आपको न्यूट्रल पॉइंट की कैलकुलेशन दिखाऊं तो आप देखो, ये जो आएगा फील्ड अट्रैक्शन ड्यू टू नेगेटिव, ये फील्ड आएगा रिपल्शन, और इन दोनों से जो रिजल्टेंट फील्ड आएगा वो आपको यहां मिलने वाला है ऐसा। ये है हमारा फील्ड एट न्यूट्रल एक्सिस या इक्वेटोरियल एक्सिस। ओके, तो ऊपर मैंने आपको दिखाया, अब मैं आपको इस पे बताता हूं कि करना क्या है न्यूट्रल एक्सिस पे और इक्वेटोरियल। जिसका हमने कोऑर्डिनेट क्या लिखा है, 0 एंड r। ई डायग्राम देखे, अगर मान लो आपने इसको थीटा बोला है तो ये एंगल भी हमारा थीटा है और ये एंगल भी थीटा है, तो दो कंपोनेंट तो कैंसिल ही हो गए। कौन से वाले, साइन थीटा वाले। रिजल्टेंट फील्ड आएगा 2e cos ऑफ थीटा। एंड व्हाट इज cos थीटा, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस ऐसा। तो देखो इसकी भी ज़्यादा कैलकुलेशन कोई काम का है नहीं, ऐसे आप चाहो तो लिखो KQ/r² प्लस a² और cos थीटा लिखेंगे तो a/r² प्लस a² का अंडर रूट। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, ये जनरल आंसर है। बट अगर हम इसमें फिर से वही वाली बात लगा दें और a इज वेरी वेरी लेस देन r, तो न्यूट्रल एक्सिस पे जो फील्ड आएगा वो आपको मिलने वाला है KP/r³। मजेदार बात इसमें यह किया नेगेटिव, नेगेटिव आपने नोट किया होगा क्यों आया। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, तो डाइपोल मूवमेंट के एंटी पैरेलल है, डाइपोल मूवमेंट के एंटी पैरेलल है फील्ड, डाइपोल मूवमेंट के एंटी पैरेलल है। यू कैन राइट बहुत कॉन्फिडेंस से कि E एट N इज एंटी पैरेलल ऑफ डाइपोल मूवमेंट, जबकि वहां पे क्या था, पैरेलल। बट ये आपको हमेशा याद रखना है कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³। मतलब डाइपोल मूवमेंट अगर आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r³ है। ठीक है,
और पॉइंट चार्ज है और स्फेरिकल है तो 1/r² है। यहाँ पर ये ऐसा चल ही रहा है। ये आपको दोनों बातें मिल गई है। दोनों रिजल्ट को कंपैरिजन करो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यू कैन राइट कि E एट एक्सियल अपॉन E एट न्यूट्रल मैग्नीट्यूड ले ले तो इट इज ट्वाइस। यस, ऑब्वियसली। अब आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा कि आपको इक्वेटोरियल पे फील्ड दे दिया है 10 न्यूटन पर कूलम और उसी डाइपोल से बोला कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट न्यूट्रल एक्सियल पॉइंट। यहां पर अगर 10 है तो वहां पर तो डबल होगा ना। ये डबल का रिलेशन दिख ही रहा है हमको। इसी को अगर अपन और मैथमेटिकली देखें तो देखो कैसा बनता है ये रिजल्ट। इसी रिजल्ट की बात कर रहा हूं जो भी मैंने यहाँ पे मार्क करा। E at A is equal to माइनस ट्वाइस ऑफ En। अब ये थोड़ा सा लेवल अलग हो गया। क्वेश्चन का टास्क इसमें आपको बड़ा मिल सकता है। रिलेशन कैसे है समझ में आ गया? एक्सियल पॉइंट पर फील्ड ट्वाइस है न्यूट्रल एक्सिस पर फील्ड का, बट डबल का रिलेशन है, माइनस का रिलेशन है। एक पैरेलल है और एक एंटी पैरेलल है। इसमें एक और पॉइंट आता है कि अगर हम जनरल पॉइंट पे लिखें एट पॉइंट आर थीटा। या आर थीटा क्या पॉइंट हो गया? आर थीटा पॉइंट मैं आपको बताता हूं। आर थीटा पॉइंट क्या है? एक कोई रैंडम पॉइंट है, पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं इसको। रैंडम पॉइंट ये यहां पे ले लिया अपन ने ऐसे। ये है वो पॉइंट पी, ये थीटा एंड दिस इज आवर आर। अगर मैं इसको रोटेट करते करते रेडियस को फिक्स करते हुए यहाँ ले आऊंगा तो ये मेरा एक्सियल पॉइंट बन जाएगा, और इसको रोटेट करते करते यहाँ ले जाऊंगा तो ये मेरा न्यूट्रल पॉइंट बन जाएगा। तो ये है आर थीटा। तो आप इस आर थीटा वाले रिलेशन को याद रखो कि एट पी पोलर कोऑर्डिनेट इट इज के पी अपॉन आर क्यूब 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, वेरीफाई कर सकते हैं या इसको चेक करें, चेक भी कर लेंगे। चलो पहले रिजल्ट याद कर लेते हैं। देखो कि अगर सपोज एट थीटा मैंने 0 डिग्री लिया, यानी कि कहाँ आ गया मैं? एक्सियल पॉइंट। ई क्या हो जाएगा? 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1, यानी कि 3। 1+3 4, 4 का अंडर रूट 2 के पी अपॉन। बात तो सही है। और अगर थीटा को 90 ले लिया तो अगर थीटा को 90 डिग्री ले लिया यानी कि कौन सा पॉइंट हो गया? न्यूट्रल। तो E एट एन बिकम, इसी फॉर्मूले से, फ्रॉम दिस फॉर्मूला ओनली, इट इज के पी अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो ये है हमारा फील्ड आर थीटा और दूसरे वाले पॉइंट पर। इसी को ही कंटिन्यू करें अगर अपन एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल लिखें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो सबसे पहले आर थीटा या 0 आर 0, दैट इज कौन सा पॉइंट? एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल V दोनों से ही आएगा, तो इट इज के क्यू अपॉन आर माइनस ए माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए। बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स है इसका। तो के चार्ज अपॉन डिस्टेंस, के चार्ज अपॉन डिस्टेंस, और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो इट बिकम के क्यू 2a और नीचे आ गया आर स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर। फिर से बोल रहा हूँ, इट इज नॉट द फॉर्मूला डिराइव फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल, बट इज द पार्ट ऑफ द फॉर्मूला डिराइविंग फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके बाद हमको जरूरी काम करना पड़ता है फॉर आर इज वेरी वेरी लेस देन ए, और ए इज वेरी वेरी, मैंने उल्टा लिख दिया क्या, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, और फॉर और ए इज वेरी वेरी स्मॉलर देन आर, तो वी ए बिकम के पी अपॉन आर स्क्वायर। डायरेक्शन कौन सी आएगी, आई कैप माइनस आई कैप। वेरी गुड, इसमें डायरेक्शन होती ही नहीं है, ये जस्ट आपको ये बता रहा है कि पोटेंशियल का वैल्यू कितना आ रहा है। ऐसे ही अगर हम इस पे चेक करें न्यूट्रल पे, न्यूट्रल पॉइंट पे चेक करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बताऊं क्यों? क्योंकि आपकी खुद की बत्ती जल गई होगी, दोनों से डिस्टेंस बराबर है, और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो इसको याद रख लो डायरेक्ट, इट बिकम्स जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at neutral point is always zero, is not a vector quantity। जो इस पे थोड़ी सी अलग आती है वो आती है एट पोलर कोऑर्डिनेट। आर एंड थीटा, उस पे हो सकता है थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े, और वो मेहनत अपन अभी करी ही है। तो देखो पोटेंशियल फाइंड करने के लिए आर थीटा पे थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ी सी, पर ये शायद बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लेवल का नहीं पता रहता, एनसीईआरटी में है। इसमें क्या करना है हमको, आर्बिटरी पॉइंट ले लिया ये वाला एक। अब काम बहुत सिंपल है, देखना मैथमेटिक्स से ही डरना है थोड़ा सा, डरना क्या है, सावधानी से काम करना है और कुछ भी नहीं है। वी फाइंड करना है पी पे, तो एक तो लिखूंगा के क्यू अपॉन आर वन, बिल्कुल सिंपल सा, और दूसरा लिखेंगे के क्यू अपॉन आर टू। पोटेंशियल की ब्यूटी यही है कि वो चार्ज, सोर्स और डिस्टेंस, बस यही चाहिए। अब हमको इसको हमारे फॉर्म में लाना होता है, हमारा डिजायर्ड जो है ना उस वाले फॉर्म में लाना है, जस्ट इतना सा काम है। देखो ये जो डिस्टेंस है R1 और R2, इसको हमको लाना है इन टर्म्स ऑफ R एंड थीटा। तो इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और उसको सोचने में मतलब ऐसा नहीं है कि आप नहीं सोच सकते, पर थोड़ा सा एफर्ट करो, बस हम यही चाहेंगे आपसे, है ना। जैसे मैं इस डिस्टेंस को पीछे करता हूँ ऐसे ही, और इसको इससे मिला देता हूँ, तो अब मैंने इसको ऐसे मिलाया कि R2 जो है डिस्टेंस वो R प्लस ये जो येलो वाली डिस्टेंस है ना इससे मिल गई, बराबर हो गई। ओके, अब देखो ये डिस्टेंस कितनी है, ये a है, और ये डिस्टेंस है थीटा। तो अगर आप इसको देख पा रहे हो तो मैं इस डिस्टेंस को लिख सकता हूं, d को, d इज इक्वल टू a कॉस ऑफ थीटा। देखो गौर से, तो R2 बिकम R प्लस a कॉस थीटा, ठीक है। मतलब हमने इस O से लेके सेंटर से लेके P की लाइन को दूसरी तरफ एक्सटेंड करा, ऐसे सपोज ये पॉइंट है M तक एक्सटेंड करा, तो ये जो OM है उसको मैंने बोला D, और D कैन बी रिटर्न एज A cos थीटा। सिमिलरली इस वाले पॉइंट से हम इस पर एक ऐसे लाइन बनाएंगे N, ये जो ON है वो अगेन D बने,
और अगेन d इज इक्वल टू a cos थीटा रहे, और मैं r1 को लिख पाऊं कि इट इज r माइनस a cos थीटा। ये एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन है बस। ठीक है, दोबारा सुन लो। एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, हमने सेंटर से इस डिस्टेंस को नीचे लेके आए इस तरह से कि R2 के बराबर डिस्टेंस बन जाए R में कुछ ऐड करने पर। तो एक तरह से आपको सोचो कि R2 और R प्लस D यानी कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, और दूसरा वहां पर A है और A थीटा दिख रहा है, तो आप उससे एंगल ले ही सकते हो। सिमिलरली हमने ऊपर की तरफ ये डिस्टेंस लिया ऐसे कि ये मिलाकर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाए। तो ये R1 है, R1 गिवन है, R1 इज इक्वल टू, मैंने इसको लिया ये वाली डिस्टेंस। अब ये वाली डिस्टेंस कितनी है, यहां से लेके ये पूरी डिस्टेंस है R, ये डिस्टेंस है R और ये है D। तो R में से ये वाली डिस्टेंस हटा दूंगा मैं, तो R माइनस डी कॉस थीटा। बस इतना सा ही आपसे सहयोग चाहिए था। उसके बाद अब आप इसको पुट करेंगे, और पुट करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा बेहतरीन, वो आएगा ए पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल, कहां पर, किसी आर्बिटरी पॉइंट पी थीटा पर। आप वेरीफाई करो फॉर इक्विलेटरल पॉइंट, या न्यूट्रल पॉइंट बोलते थे, स्पेलिंग कम लिखना पड़ेगा, न्यूट्रल पॉइंट, यानी कि जहां पे थीटा 90 है तो वीपी बिकम 0, और एक्सियल पॉइंट यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है, वहां पर वीपी बिकम के पी अपॉन आर स्क्वायर। तो अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है। डाइपोल की वजह से आपका पूरा फील्ड का एनालिसिस हो चुका है। ठीक है, अब इसमें आपको लगता है कि मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल फील्ड का भी डेरिवेशन बताना चाहिए, तो देखो उसके लिए थोड़ी सी और मेहनत चाहिए। इन सारे कामों में क्या टीचर्स की मेहनत इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी समझने वाले लोगों की है। आप देख ही रहे हैं कि सब लोग कुछ कुछ बताना चाहते ही हैं सबको। इस बार क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे डाइपोल को सिर्फ एक एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दिए मेरा एरो है P, और ये मान के चल रहा हूं कि आपको P का मतलब पता है, P इज इक्वल टू Q2A या Q इंटू सेपरेशन। जो हमारा आर्बिट्री पॉइंट है वो ये वाला है, इस वाले पॉइंट की बात हो रही है, डाइपोल मोमेंट लिखा। अब मेरे को इस वाले पॉइंट पे चाहिए, तो मैंने क्या करा, इस P के दो कंपोनेंट बना लिए। P सोचना, P अगर ये एंगल थीटा है और ये पहले वाला मेरा P था और इसको मैं P1 लिखूं, तो आप बताओ P1 क्या लिख सकता हूं मैं, P cos ऑफ थीटा। यस, डेफिनेटली, मैं आपको कोई गुंजाइश शक की नहीं रहनी चाहिए। अगर ये P था और थीटा एंगल के अलॉन्ग मैंने ले लिया, तो इसका कंपोनेंट हो गया P cos थीटा। अब ये जो पॉइंट यहाँ पे मार्क हो रहा है ना, ये वाला पॉइंट जो मार्क हो रहा है, ये इसका एक्सियल पॉइंट है। क्या है इसका, एक्सियल पॉइंट है। एंड आपको पता है एक्सियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वो होता है 2 k P1 अपॉन सेपरेशन आर क्यूब। और इसको खोल के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 k P cos थीटा अपॉन आर क्यूब। ये मेरा पोलर पॉइंट पर ई थीटा हो गया। पर अभी खत्म काम नहीं है, ये तो मेरे डाइपोल के एक कंपोनेंट की वजह से है ओनली। अगर ये कोई डाइपोल था तो इसके दो कंपोनेंट हैं, एक तो ये और एक ये। तो अभी दूसरा वाला तो बचा हुआ है भाइयों, देखो
इसको मैंने P2 लिख दिया, और आपसे फिर से वही उम्मीद कि आपको P2 पता रहना चाहिए। P2 क्या है? P2 इज इक्वल टू P साइन थीटा। टारगेट वही पॉइंट है, टारगेट नहीं मिक्स करना, मकसद याद रखना, इसी पॉइंट की बात हो रही है। P, इस पॉइंट की बात कर रही है। P को P लिख रहा हूं मैं, पहले वो डाइपोल मोमेंट भी P ही है। आपको पता है इस P2 का इस P पॉइंट से क्या रिलेशन है? कौन सा पॉइंट है ये? इक्वेटोरियल, है ना। ये जो पहले वाला था उसका फील्ड तो ऐसे आ गया, इसको हम ER लिख देते हैं, इसको ER लिखते हैं, रेडियल पॉइंट, R फॉर रेडियल। और ये जो दूसरा आ रहा है उससे आएगा एंटी पैरेलल। कैसा आएगा? एंटी पैरेलल। इसको एजीमुथल पॉइंट बोल देते हैं, ई थीटा। नाम पे मत जाना आप, कहीं आप उसी को ही रिवाइज करने लग जाओ। ये है ई थीटा। इसका आंसर क्या आएगा? K P2 अपॉन R क्यूब। डायरेक्शन एंटी पैरेलल आ गई है, ये अपन पहले मेंशन कर चुके हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात पता चल रही है। अब मेरे को ई थीटा लिखना है, तो ई थीटा लिखूंगा मैं विथ कंप्लीट रेस्पेक्ट, और ड्यू रेस्पेक्ट इसको बोलते हैं, दैट इज K P साइन थीटा अपॉन। अब मेरे को ई थीटा भी पता है एजिमुथल पॉइंट पे, और मुझे रेडियल पॉइंट पर भी फील्ड पता है, और मुझे ये भी पता चल गया है कि अब यहाँ पर वेक्टर का एनालिसिस लगेगा। देखो हंसी इसमें इसलिए आती है क्योंकि मैथ्स के स्टूडेंट और बायो के स्टूडेंट में यहाँ से अंतर होने लग जाता है थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, बायो के बच्चों की फिजिक्स बहुत अच्छी होती है, बट अगर वो अपना एनालिसिस एनालिटिकल स्किल लगाए तो। अगर रटने वाला माइंड सेट लगा रखा है तो फिर मुश्किल काम है ही। अब आपका काम इस वाले पॉइंट पर खत्म हो गया है, इस नीचे जो था ना उसका काम खत्म। आपको ई पता चल गया, थीटा पता चल गया, अब आपका काम खाली वेक्टर का है। वेक्टर ये बताता है कि भैया ये दो जो वेक्टर हैं उनका रिजल्टेंट आप ऐसे लाओगे, ये आपको फाइनल फील्ड मिलेगा, और ये एंगल क्या हो जाएगा? अल्फा। ठीक, इसको समझने के लिए इसको अपन फिर से यहां बना देते हैं। देखो ये है मेरा ई थीटा, सॉरी ई आर, ये है ई थीटा, दोनों परपेंडिकुलर हैं ही, और ये है वो जो हमको फाइंड करना है, ई नेट पी, और इस एंगल को लिख दिया है फाई। थीटा नहीं है इसमें। अब आप इससे देखेंगे तो ई या टेन ऑफ थीटा, टेन ऑफ फाई इज इक्वल टू ई थीटा अपॉन ई आर, और दोनों वैल्यूज रखी तो ये आएगा टेन थीटा अपॉन 2। रिमेंबर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, टेन फाई इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 2। इफ somebody asks कि find the angle of resultant field at point r theta with dipole, पूरा स्टेटमेंट एक साथ पढ़ना। find the angle at resultant field at point P r theta with dipole, तो total angle will be थीटा, जो कि ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, प्लस फाई जो हमने यहां फाइंड किया है। थीटा प्लस फाई इज द टोटल एंगल, थीटा प्लस फाई इज द टोटल एंगल। ऐसा क्वेश्चन सीपीएमटी में आया हुआ है, यही मीन्स में नहीं, सीपीएमटी में आया हुआ है, सीपीएमटी में, नीट भी नहीं बोल रहा। अल्फा इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई, बहुत सिंपल काम है। अब ये तो फाई हो गया, अब मेरे को रिजल्टेंट फील्ड चाहिए, तो ई एट पी इज इक्वल टू ई आर का स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर। और भैया इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से वही रिलेशन आएगा जो अपन पहले लिख चुके थे। किसी को अगर इस सारे प्रोसेस से बचना है
उसको लगता है कि लाइफ को सिंपल रखो तो ज़्यादा अच्छा है, तो ये फॉर्मूला सीधे हम पहले भी लिख चुके हैं। ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिनको लगता है कि मुझे फील्ड निकालना आना चाहिए विथ डाइपोल। KP अपॉन R क्यूब 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें हमने दोनों बातें कर ली। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है। अब आप इसको एक शीट पे, एक सिंपल पेज पे आर थीटा एक्सियल पॉइंट पोटेंशियल और डाइपोल के फॉर्म में लिखें। मतलब ये हमारा एक काम है, मैं नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ क्या कि एक्सियल पॉइंट ले लिया, यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, और फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और फिर यहाँ पर पोलर पॉइंट। बस इतना सा एक काम है, और हर बार के साथ में अगर हमने डायग्राम बना दिया तो आपके आंसर की ब्यूटी बढ़ जाएगी। बहुत सुंदर काम हो जाएगा, कोई रिलेशन का इसमें चक्कर नहीं है। देखो फिर भी जब मैंने यहाँ खाली छोड़ ही दिया है ना, तो मेरे को लिखने में बिल्कुल आलस नहीं आता। KP 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा अपॉन R क्यूब, VP KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये जो VP है ना, इसका एक बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है मेडिकल में, 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन है ऑब्वियसली, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है KP.R। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि आप P.R को खोलोगे तो PR cos थीटा आने वाला है, और PR cos थीटा से नीचे वाला R और एक ऊपर वाला R कैंसिल हो जाएगा, आंसर वही आएगा। बस ये थोड़ा सा अलग लगता है और बताने में मज़ा आ जाता है। न्यूट्रल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है 0, और ये होता है KP/R क्यूब। क्योंकि ये वेक्टर है तो पूरी इज्जत करते हुए वेक्टर की मैंने डायरेक्शन लगाया, ताकि मुझे पता चल गया डायरेक्शन इसका उल्टा है। यहाँ पर VA जो आएगा वो आ जाएगा KP/R स्क्वायर, और इसमें आ जाएगा VE इज इक्वल टू ट्वाइस KP/R क्यूब। ये याद रखने की बात है कि अगर यहाँ पर डाइपोल गिवन है तब तो हम ये फॉर्मूले डायरेक्ट लगाएंगे, और अगर इन्होंने डिस्टेंस वगैरह दे रखी है 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ऐसे कर करके कुछ लिखा हुआ है, तो आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना पड़ेगा। उसमें कहीं कोई हमारा इफ एंड बट नहीं है कि ये फॉर्मूला फिर क्या था। ये फॉर्मूले आर डिराइव्ड फॉर आइडियल डाइपोल, आइडियल डाइपोल के लिए डिराइव्ड है। ठीक है, तो इसके अगले वाले पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल का बिहेवियर क्या होता है इन एक्सटर्नल फील्ड। अभी हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल तैयार कर लिया है। ओके, थैंक यू।